नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। कोरोना वायरस ये महामारी हमारे बीच लगभग 2 साल पहले कुछ इस तरह से आई कि इसने हमें ये सिखाया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, हमें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बात तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन इस महामारी के आने से हम अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस वायरस ने पूरी दुनिया भर में तबाही मचाई है और हमारे जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आज हम इस वायरस की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में कोरोना वायरस हमारे बीच में उपस्थित है। तो ओमिक्रॉन क्या है और किस तरह से अभी वर्तमान में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कमलेश प्रसाद को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम तीसरी लहर से गुजर रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप देश की? देखिए, कोई भी वायरस या कोई भी वायरल जब भी बीमारी आती है तो अपना विभिन्न प्रकार के रूपों में बदलता है। उसका मेन कारण है कि उसमें जो स्पाइक्स होते हैं या जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और या डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जब डिलीट होंगे तब भी रूप बदलेगा। किसी अमीनो एसिड दूसरे सेल के अमीनो एसिड से जुड़ेंगे तब भी रूप बदलेगा। इसीलिए ये जो कोरोना वायरस जो महामारी आई, तो ये तब से हम लोगों के यहाँ विभिन्न रूपों में आ रहा है। जैसे इसके पहले जो था वो डेल्टा वेरिएंट था, जिसको हम लोग बहुत ही खतरनाक मानते थे और उसमें ऐसी होती थी कि माने सांस लेने की तकलीफ़ होती थी और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था, निमोनिया के लक्षण मिलते थे, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती थी। किंतु ये जो वेरिएंट आया, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया, तो इसको हम लोगों ने जो जीनोम सीक्वेंसी से जो जांच किया उसमें पता लगा, तो इसका नाम आया कि ओमिक्रॉन ये वेरिएंट है जो कोरोना का ही रूप है, लेकिन उससे ये थोड़ा हल्का है। हल्का कहने का मतलब इन द सेंस कि अभी जो लोग भी वैक्सीनेटेड हैं या जिन लोगों ने दो डोज ले चुका है वैक्सीन का, उनको ये कम प्रभावित कर रहा है और ये हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत कम आ रही है। जी बिल्कुल सर। इसी क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो लोग सर संक्रमित हो रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से, उनमें किस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं सर? देखिए, मोस्टली लक्षण जो फ्लू का है वही लक्षण इसमें मिल रहा है, लेकिन कुछ इसका स्पेशल लक्षण आया है। तो हम लोग फ्लू में जैसे सर्दी होना, खांसी होना, सिर दर्द होना, बुखार होना, इस तरह का लक्षण मिलते हैं। डेल्टा में था कि छाती इफेक्ट होती थी, लंग्स का इफेक्ट होता था, जिसके कारण से हम लोग को ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये लंग्स को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग को इफेक्ट कर रहा है तो हमारे शरीर से इम्यूनिटी पावर बन जा रही है, या वैक्सीन के द्वारा बोलिए, या अपना शरीर भी अपना इम्यूनिटी बना ले रहा है, जिसके कारण से ये कम प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसके कुछ विशेष लक्षण जो मिले हैं, जैसे नाखून का या हाथों का कलर चेंज हो जाना, आँख में लालिमा हो जाना, कंजक्टिवाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको गुलाबी आई भी बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें आँख में लाल रंग हो जाते हैं, खूब खुजली होती है और खुजलाता है। इसके अलावे कुछ चकत्ते होते हैं जो शरीर में होते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में जुरपीती भी बोलते हैं। तो किसी किसी को जुरपीती भी हो रहा है, किसी किसी को स्किन का रेडनेस होना इसके मुख्य लक्षण हैं। उसके अलावे सिर दर्द, बुखार तो पैदा करता ही है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कोरोना ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत से रोगी 1 हफ्ते में ठीक हो जा रहे हैं। उसके बाद उनको लूज मोशन की शिकायत या डायरिया की भी शिकायत मिल रही है।
किसी किसी लक्षण में ऐसा देखा गया कि जो हम लोग कैंसर के मरीज को देखते थे या और भी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित होते थे, जैसे हार्ट के रोगी को देखते थे कि रात्रि में अचानक खूब पसीना चलना, पूरा शरीर भीग जाता है। वैसा लक्षण भी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में आ रहा है, जिससे हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस है और डेल्टा से थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात है कि ये हाईली कॉन्टाजेनियस है, वो धीरे धीरे फैलता था, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो जिसके कारण से इसके रोगी तो बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन एक भगवान की कृपा की बात है कि इससे लोगों की जान जाने की संभावना बहुत कम है। फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग लापरवाही करें, और ये ओमिक्रॉन वायरस जानलेवा नहीं है। जो लोग कोमॉर्बिड केस के हैं या जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की डिजीज़ है, जिनको लंग्स की समस्या है, उनके लिए तो ये घातक है ही, इसलिए बचाव इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। सर अभी आपने ये कहा कि फ्लू के जो लक्षण हैं, सामान्य फ्लू हमें जब लग जाता है उसी तरह के लक्षण लगभग आ रहे हैं ओमिक्रॉन में, तो किसी को इस तरह के लक्षण आए सर, तो ये पहचान कैसे हो, वो इंसान ऐसा कैसे पता लगाए कि हमें ओमिक्रॉन हुआ है या कोरोना हुआ है या फिर नॉर्मल फ्लू की शिकायत है? देखिए, इसमें ऐसा है कि नॉर्मल फ्लू जो है वो 3 से 4 दिन में चला जाता है, जबकि उसमें मामूली सोर थ्रोट होती है, थोड़ी सी सर्दी होती है, गले में खराश होना, तेज़ दर्द होना, ये सब लक्षण इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में मिल रहे हैं। अब दूसरी बात है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उतना जानलेवा नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि ओमिक्रॉन से हम ठीक हो गए और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई? तो मैक्सिमम केस में ये देखा जा रहा है कि जिनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको सीधा सीधी मान लेना चाहिए कि ये डेल्टा वेरिएंट है, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और हम ठीक हो जा रहा है तो आप मान के चलिए कि ये ओमिक्रॉन है। इसलिए ये तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन कम घातक है। जी, इसलिए ऐसी नहीं है कि इसमें हम लोगों को बचाव के लिए ध्यान रखना है और सावधानी उसी तरह से बरतना है जैसे हम लोगों ने कोरोना के टाइम में किया था, उसी तरह से अभी हम लोगों को बचना है। जी सर, हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी खुशी की बात है कि हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स जो हैं सर अभी खाली हैं और ज़्यादा गंभीर पेशेंट्स जो हैं वो नहीं आ रहे सर। इससे हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। तो क्या लगता है सर कि अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करें तो रिकवरी दर किस प्रकार का चल रहा है अभी? देखिए, झारखंड का रिकवरी दर सबसे अच्छा है, जितने भी स्टेट हैं सबसे अच्छा है। ऐसे भी झारखंड का बोलिए और बिहार का बोलिए, ये 2 स्टेट में यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ठीक होने के लिए इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत होती है। इसी को हम लोग साधारण भाषा में व्याधि क्षमता बोलते हैं। तो इसलिए सबसे खुशी की बात यह है कि झारखंड लोगों की, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ के लोग नेचर से ज़्यादा मिले जुले रहते हैं, इसलिए इनका इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया हो रहा है। इसके कारण से ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत कम प्रभावित कर रहा है और आसानी से ठीक हो जा रहा है। जबकि और स्टेट में जहाँ सघन आबादी है, जहाँ के लोग अधिक नेचर से दूर रहते हैं, कहिए अधिक विलासिता संबंधी जीवन का उपयोग करते हैं, बहुत सा एसी रूम में रहते हैं, फास्ट फूड का प्रयोग या डिब्बे बंद आहार का जहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है, वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर ज़्यादा रोगी इसके मिल रहे हैं और उन लोगों को ठीक होने में भी समय काफ़ी लग रहा है। इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड के लोगों को इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, जिसके कारण से ये कम प्रभावित कर रहा है। जी सर, इस बार हमने ये देखा सर कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी गंभीर सिचुएशन से डील करने के लिए, लेकिन ये देख रहे हैं सर कि अभी सिचुएशन गंभीर उतना हो नहीं रहा है। लोग 2-3 दवाइयाँ खाकर ही स्वस्थ हो जा रहे हैं।
तो आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तो उसके माध्यम से यदि कोई अपना इलाज कराना चाहे तो किस तरह की दवाओं से सर उनका उपचार किया जा सकता है, क्या करें लोग? देखिए, अभी का जो वेरिएंट है या जब कोविड आया था उस समय का भी जो आप उपचार देखिएगा तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का या आयुर्वेदिक दवाइयों का रोगियों को ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान मिला। उस समय में रोगी आयुर्वेदिक दवाई से बहुत ठीक हुए, बहुत लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत कम संख्या में ही जो हॉस्पिटलाइज हुए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और उनको दिया गया। लेकिन आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है या आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है उस समय भी अपना एक माने अमूल्य योगदान रखती थी और अभी भी रख रही है। तो हम लोग के पास ऐसे बहुत से रोगी आते हैं जिनको हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग देख लिए कि 3 से 4 दिन 5 दिन हुआ, तो अभी तो ऐसा है कि जिनको भी सर्दी खांसी है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हैं, इसलिए उनको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आप आइसोलेट हो जाइए, आप सीधा सीधी एकांतवास में चले जाइए, अलग हो जाइए ताकि और लोगों को प्रभावित न करे। वैसी स्थिति में उनको सबसे पहले आइसोलेट करते हैं और उसके बाद जो हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल दवाइयाँ आजकल आती हैं, जैसे लक्ष्मी विलास रस है, बुखार के लिए मृत्युंजय रस है, विषम ज्वरांतक लव है, इस तरह से हम लोग महासुदर्शन घनबटी है, इस तरह से हम लोग उसके लक्षण को जो भी सिम्टम है, बुखार में है तो बुखार के लिए महासुदर्शन बटी 2 गोली सुबह शाम 5 से 7 दिन हम लोग देते हैं। अगर सर्दी है, खांसी है, रनीज नोज है, नाक से पानी गिर रहा है, गले में दर्द है, तो इसके लिए हम लोग लक्ष्मी विलास रस टैबलेट सिंपल वाला सिर्फ 2-2 गोली सुबह शाम 10 दिन तक देते हैं, जिसमें 3 से 4 दिन में सिम्टम चला जाता है और बहुत से रोगियों को खांसी भी ठीक हो जाता है। उसके अलावा अगर खांसी है, किसी तरह का सांस में तकलीफ़ हो रहा है, तो हम लोगों के यहाँ आता है बना बनाया दवाई आजकल आ रहा है बाज़ार में, जिसको हम लोग श्वास कुठार रस बोलते हैं, तो उसको 2 गोली सुबह शाम अगर हम लोग देते हैं, इसको भी 10 दिन दिया जाता है, तो 5 से 7 दिन में ही रोगी ठीक हो जाते हैं और बाकी जो थोड़ा मोड़ा सिम्टम बचता है वो ठीक हो जाता है। अगर घर में किसी तरह की दवाई नहीं है, वैसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं उनके लिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आप तुलसी का, अदरक का, थोड़ी सी नींबू का और 1 चम्मच मधु डाल के 1 कप पानी में अगर आप ले लें तो आपको बुखार उतर जाएगा और खांसी में भी राहत मिलेगी। तो इस तरह से हम कम से कम हज़ारों रोगियों को हम लोगों ने उस समय भी और इस समय भी बहुत से आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयाँ बताएं, इस तरह के आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक किया है या ठीक हुए हैं लोग। हमारे समय से हमारे जितने भी संपर्क में थे, किसी को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो सब लोग ठीक हो गए और अभी भी ठीक हो रहे हैं। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के वायरल बीमारियों को ठीक करने में। जी सर, बिल्कुल हम बीमारी की गंभीरता पर चर्चा कर रहे हैं सर। तो ये हमने देखा है कि वैक्सीन्स जो हैं सर, ये वैक्सीन ही बहुत बड़ा कारण है कि लोग इस बार गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो रहे हैं। सर, वैक्सीन किस तरह से कारगर साबित हो रही है और अब तो 15 से 18 वर्ष के जो किशोरी हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये किस तरह से फ़ायदा हो रहा है लोगों को? देखिए, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि किसी भी वायरस बीमारी के लिए वैक्सीन ही सहायक होता है। तो वैक्सीन हम लोग जब भी किसी को देते हैं तो उससे उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और उस वायरस से लड़ने की उसके शरीर में क्षमता डेवलप कर जाती है, जिसके कारण से जब वो वायरस उस पर अटैक करेगा या आता है तो वो बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है और बहुत कम नुकसान शरीर को करता है और आसानी से ठीक हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों को डबल डोज वैक्सीन का लगा और ये वेरिएंट आया तो ये बहुत कम नुकसान कारक हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं हुई। बहुत लोगों तो बिना दवा के ठीक हो गए, मामूली सिम्टम आया और अपने आप चला गया। तो ये सब वैक्सीन का ही देन है। इसलिए हम तो यही कहेंगे
कि जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो अगर वैक्सीन से डर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में 160 करोड़ से भी ऊपर टीके के डोजेस दिए जा चुके हैं और लोग भारी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। सर, ये हो रहा है कि मार्च से जो है वो 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी को टीकाकरण देना है। तो क्या सर, बहुत लोगों के मन में ये हो सकता है कि हाँ जाएं या ना जाएं, लोग डर रहे हैं, थोड़ा बच्चों की बात आ जा रही है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सर कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैक्सीन उनके लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल, हम कहेंगे कि कोई भी सरकार जब वैक्सीन बनाती है तो अपने जनता के हिफाजत के लिए बनाती है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं डरें। बिल्कुल परीक्षित वैक्सीन है और ये अपने बच्चों को अवश्य दिलवाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं होता है। हम लोग भी जैसे जब पहले बहुत महामारी फैलती थी तो ऐसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन आया है कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण प्राशन का प्रयोग में जो बालक होते थे या जो बाल्यावस्था के बच्चे होते थे तो उनको स्वर्ण प्राशन दिया जाता था। स्वर्ण प्राशन का मतलब है कि 2 मिलीग्राम का सोना भस्म, स्वर्ण भस्म उन लोगों को दिया जाता था और उसका पर्पस यही था कि उससे उनके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती थी। हम लोग ऐसा बहुत बार देखते थे कि हम लोगों की दादी या बहुत सी दादी हैं जो सोना का जेवर वगैरह पहनती थी, तो जब तेल उल बच्चा का तेल उल लगाने के बाद थोड़ा सा उसको पानी में डाल के उसका पानी पिलाया जाता था। तो उसी तरह से आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया था कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग हुआ था, जिसको हम लोग 2 मिलीग्राम की मात्रा में विषम भाग मधु और घी से मिलाकर प्रतिदिन देने से उनका इम्यूनिटी पावर बच्चों का बहुत बढ़ जाता है और बच्चा जो है मेधावान, शक्तिवान ऐसा बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उसी तरह का ये वैक्सीन है। अगर ये वैक्सीन आप लेंगे, आपके बच्चों में शक्तिमान जैसे बनने की इम्यूनिटी पैदा होगी। इसलिए आप वैक्सीन अपने बच्चों को जरूर दिलाएं। जी बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन पर यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी बूस्टर डोज हम देख रहे हैं सर कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए बूस्टर डोज आ गया है और 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो भी बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो क्या सर इसमें किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये तीसरी बार हम वैक्सीन ले रहे हैं, तो क्या किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं या उस समय भी ये पूरी तरह से सुरक्षित है? नहीं, देखिए, बूस्टर डोज लेने से मैं खुद लिया हूँ बूस्टर डोज और लिए हुए आज 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक वैसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए जो 2 डोज लिए हैं और वो एलिजिबल हैं, वो योग्यता रखते हैं कि हम बूस्टर डोज ले सकते हैं, तो उनको अवश्य लेना चाहिए। और ख़ास करके जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ के स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको तो अवश्य लेना चाहिए, इसलिए कि वो सबसे आगे रहते हैं और जितने भी रोगी आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए तो बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। उसके अलावे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो 60 से ऊपर हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, किसी से बहुत से बीमारियों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, या जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन लोगों को भी ये बूस्टर डोज लेने से बचाव ही होगा, उससे कोई नुकसान होने नहीं हो सकता है। इसलिए अवश्य लेना चाहिए बूस्टर डोज लेना। जी बिल्कुल सर। सर, ये हो गया कि 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी को वैक्सीनेट करना है, लेकिन उसके नीचे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है सर, तो अभिभावक जो हैं वो उन बच्चों का ध्यान किस तरह से रखें सर, विशेष क्या सावधानी बरतें? सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, अच्छा डाइट दें, पौष्टिक भोजन दें, ताकि उनके शरीर हमेशा अच्छा बना रहे, किसी तरह का रोग नहीं हो। आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र यही बोलता है कि रोग ऐसा व्यवस्था करिए, ऐसा डाइट का व्यवस्था करिए, ऐसा आहार विहार का प्रयोग करिए ताकि रोग ही नहीं हो। अब जब रोग ही नहीं होगा तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी
बच्चों को, माता पिता को हम यही बोलते हैं कि आप उन बच्चों का डाइट को ठीक रखें, किसी तरह का फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करावें, आइसक्रीम का प्रयोग नहीं करें, बच्चों को लेकर अस्पताल में न जाएं, कोशिश हो तो अपने उनको अस्पतालों से दूर रखें या भीड़ भाड़ जगह से दूर रखें। सबसे विशेष है कि उनको खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। एक जो बच्चे हैं, जो सबसे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि एक रसपिपरी एक आती है हम लोग के यहाँ आयुर्वेदिक में, तो उसको आधा टैबलेट कम से कम इन्फेंट से लेकर 3 साल के बच्चों तक हम लोग आधा गोली प्रतिदिन अगर मधु से दिया जाए तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और बहुत से वायरल से बीमारियों से रक्षा होती है। इसलिए उनको ये चीज़ ज़रूर दें और मधु से दें। कम से कम आधा चम्मच मधु प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन सी युक्त आहार जैसे संतरे का रस वगैरह ज़रूर दें। आंवले से बना हुआ कोई भी आहार, आंवले से बना हुआ कोई भी भोजन या भोज्य पदार्थ, कोई मिठाई का प्रयोग अधिक करें ताकि उनको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिले। इससे उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग क्षमता बढ़ेगा, जिससे बच्चे बीमार नहीं होंगे, तो किसी तरह की औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महामारी से भी उनको बचाव होगा। जी बिल्कुल सर, ये तो बच्चों की बात हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी के लिए, वयस्क जो हैं उनके लिए भी आप बताएं कि खान पान अभी के समय में किस प्रकार का हो। खान पान तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल डाइट लें। हम लोग बोलते हैं कि ताज़ा खाना लीजिए। वायरस बीमारियों में, वायरल जितने भी डिजीज़ हैं वो आहार से दूर हो जाता है। आहार और विहार, ये 2 चीज़ का विशेष ध्यान रखें और हमेशा विटामिन युक्त जैसे जो भी आहार, टमाटर का सूप लेना है आप ले सकते हैं, प्रतिदिन गाजर का सेवन आप करिए, संतरे का सेवन करिए। एक आंवला प्रतिदिन लेने से हम लोगों को प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। आंवला का मुरब्बा भी लिया जा सकता है। उसके अलावा नींबू का सेवन भी हम लोग को करने से लाभ होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम 1 कप काढ़े का अगर प्रयोग करते हैं, कि काढ़ा का प्रचलन इस वायरल जब डिजीज़ आया ये बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसलिए प्रतिदिन कम से कम 1 कप काढ़ा 50 से 60 ml आप प्रतिदिन लें तो आपको लाभ होगा, इसमें फ़ायदा होगा और बीमारी से बचाव होगा। जी बिल्कुल सर, अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय बच रहा है सर, तो ये जानना चाहेंगे कि कोई भी जो महामारी आती है सर, वो अपने तीसरी या चौथी लहर के बाद वो पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज में आ जाती है, तो क्या कोरोना के साथ भी ऐसा ही होगा? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर लोग किन किन बातों का ध्यान रखें, ये बताया। बिल्कुल कोई भी महामारी आती है तो उसका अंत भी निश्चित होता है, और वो महामारी हम लोगों के शरीर में ही, उसके विरुद्ध में हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी पावर, व्याधि क्षमता डेवलप कर जाता है, जिसके कारण से ये बीमारी धीरे धीरे इंड होगी। और अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब इस बीमारी का प्रभाव भी कम हो रहा है। लोगों का डर अब ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए वैसा नहीं हो, अभी भी आप सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, अपना आहार को ठीक रखिए और सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, तो आपको इस बीमारी से बचाव होगा। दर्शकों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। इन्होंने बताया कि यदि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें तो किसी भी तरह की महामारी का हम मुकाबला कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करें, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जिन्होंने टीका नहीं लिया है वो टीकाकरण के लिए अवश्य जाएं। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार हमें इस महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत है। इसी के साथ डॉक्टर साहब से अलविदा लेते हैं, और सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।